Immediate में there is postpartum hemorrhage, shock, hypovolemic shock, and then postpartum eclampsia, pulmonary embolism, inversion. फिर उसके बाद अर्ली में acute retention of urine, acute retention of urine, फिर UTI हो सकता है, वही है सब, पल्मोनरी इन्फेक्शन, एन्यूरिया, सेप्सिस हो सकता है, परप्यूरल सेप्सिस, लेट में सेकेंडरी PPH हो सकता है, फिर साइकोसिस हो सकता है, पोस्टमार्टम कार्डियोमायोपैथी, पोस्टमार्टम कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, फिर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स ड्यूरिंग पर्प्यूरियम. तो इसमें आ जाएगा यूरोपेरियल ब्लूज, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, then there is postpartum psychosis, ठीक है. तो in this way I have book से completed perpural fever and तो फीवर इन पर्प्यूरम के कॉजेस हो गए, पर्प्यूरल सेप्सिस का मैनेजमेंट हो गया, दिस इज डन. कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पर्प्यूरम हो गया, फीवर, पेन इन एब्डोमेन कॉज हो गया, उसका मैनेजमेंट हो गया. पर्प्यूरल पाइलोक्सिया डेफिनेशन, इटियोलॉजी, मैनेजमेंट, फीवर, उसके कॉजेस डन. पर्प्यूरल सेप्सिस एट क्लाइस्ट, ठीक है. इसके बाद तो मेरे को एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ना है ऑप्स, राइट. सो मैं पढ़ती हूँ. प्रीटम लेबर में हो गया, उसका क्या क्या हो गया, डिफाइन, ठीक है, डन. एटियोलॉजी, कॉजेस, डन. मैनेजमेंट ऑफ प्रीटम लेबर, डन. डायग्नोसिस नहीं हुआ, क्या TDS, डन. डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ प्रीटम लेबर बाकी है, एंड कॉम्प्लिकेशंस भी डन. प्रीटम लेबर का मैनेजमेंट यही मैनेजमेंट है. इफ आई एम डूइंग अभी के एग्जाम के लिए तो आगे नहीं कर रही हूँ. ये कॉम्प्लिकेशन डन. पोस्टम प्रेगनेंसी है, फ्रीडम लेबर हो गया, पर्पल सेप्सिस हो गया. डिजीज ऑफ फ्रीडम लेबर क्या क्या है बताओ मेरे को. फ्रीडम लेबर, प्रीटम बेबी, प्रीटम लेबर, 365. मैनेजमेंट नहीं डेट का डिलीट करूँगी. चलो बहुत बार पूछा है ऐसा क्या है. थर्ड स्टेज ऑफ लेबर भी हो गया है. ऐसे नोट्स बनाना है वो बनाती हूँ मैं.
इम्पोर्टेंट क्या बताऊँ मैं, कुछ आ सकता है। एंटीबायोटिक समझा जा सकता है। मैनेजमेंट, कॉलेज, स्टेप वाइज मैनेजमेंट। पार्टोग्राफ करता, ड्रॉ लेबल, कितना है नंबर, पार्टोग्राफ, हाइड्रोसिस, तो टाइप्स ऑफ पार्टोग्राम में क्या है, एक फ्रीडमैन कर्व आता है, इट इज द फर्स्ट पार्टोग्राम, एंड देन सिग्मॉइड कर्व है उसमें एक अलर्ट एक्शन लाइन होता है, प्रिंसिपल इज मिनिमम डायलेटेशन एक्टिव फेज इट शुड बी 1 सेंटीमीटर पर आवर। तो मॉडिफाइड WHO पार्टोग्राम में जो है इट इज बेस्ड ऑन प्रीवियस WHO रिकमेंडेशंस, एक्टिव फेज में होता है, अलर्ट लाइन एंड एक्शन लाइन। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट जनरेशन पार्टोग्राम, लेबर केयर गाइड बेस्ड ऑन रिसेंट WHO गाइडलाइंस में होता है, एंड देयर इज नो अलर्ट लाइन एंड एक्शन लाइन, एंड फर्स्ट एक्टिव फेज, सेकंड फेज ऑफ लेबर रिप्रेजेंटेड। एक्टिव फेज इट बिगिंस एट 5 सेंटीमीटर डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, डिवाइडेड इनटू 7 सेक्शंस। मॉडिफाइड WHO पार्टोग्राम में जो है सबसे पहले फीटल हार्ट रेट होता है, नॉर्मल इज 110 to 160 एंड इट इज रिकॉर्डेड एवरी 30 मिनट्स। एमनियोटिक फ्लूइड जो है ICMD, इंटैक्ट मेम्ब्रेन है, कलरलेस फ्लूइड है, मेकोनियम स्टेन फ्लूइड या फिर ब्लड स्टेन फ्लूइड। फिर मोल्डिंग है, ये ओवरलैपिंग ऑफ क्रेनियल बोन्स है, जीरो मतलब नो मोल्डिंग, +1 +2 +3 मतलब मोल्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे फीटल हार्ट रेट है, अपर पार्ट फीटल पैरामीटर्स, मिडल पार्ट जो है उसको सर्वाइकोग्राफ बोलते हैं, उसमें देयर अलर्ट लाइन एंड एक्शन लाइन होता है, सर्विक्स का डायलेटेशन है ना, contractions for 10 minutes, oxytocin देना, drugs given and IV fluids given, फिर pulse and BP, फिर यूरिन। फिर सर्वाइकल डायलेटेशन जो है, ग्रीन मतलब नॉर्मल प्रोग्रेस, येलो मतलब अलर्ट, शिफ्ट टू टर्शियरी सेंटर करना है, एंड रेड मतलब इंटरेक्शन ट्विचिंग एक्शन है। बेसिस फॉर सिम्प्लीफाइड WHO पार्टोग्राम, फर्स्ट प्लॉटिंग ऑफ डायलेटेशन ऑलवेज ऑन द अलर्ट लाइन होता है, दैट इज लेफ्ट ऑफ अलर्ट लाइन। उसके बाद डिसेंट ऑफ फीटल हेड, उसमें अब लोअर पार्ट में देखो, पैरामीटर्स व्हिच आर नॉट रिकॉर्डेड इज रेस्पिरेटरी रेट, SpO2 एंड ओरल फ्लूइड्स कंज्यूम्ड ऑफ द पेशेंट। फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एडिक्वेट है, मोर देन 3 कॉन्ट्रैक्शंस इन 10 मिनट एंड ईच कॉन्ट्रैक्शन इज लास्टिंग फॉर 45 सेकंड्स। फिर इंक्रीज इंट्रायूट्राइन प्रेशर ओवर 65 to 75 mmHg observed over uterine fundus for over 10 minutes every 30 minutes. Representation more than 5 contraction is status stored. तो इसके बाद मोर देन 60 सेकंड इज हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू ऑक्सीटोसिन। मैनेजमेंट क्या है कि स्टॉप ऑक्सीटोसिन का फ्लैटर पोजीशन में डालना है एंड यूट्राइन रिलैक्सेंट देना है, दैट इज टर्ब्यूटालिन। टर्ब्यूटालिन इज द यूट्राइन रिलैक्सेंट। कैसे नोट है कि यार लिखो क्या मैं ये पढ़कर, बुक से ही पढ़ना पड़ेगा यार। कुछ भी नहीं है इसमें। Representation for companion oral fluid pain relief. Progress of liver treatment. Medication. What? पार्ट होगा आ जाओ भैया।
वाह 606 पर देखते हैं पहले। बस इतना सा पार्टोग्राफ। हाँ कुछ नहीं दिया। फोर 64 151 यही है मतलब पार्टोग्राफ। तो लेबल ही करना है और ड्रॉ करना है। और न्यूटन हार्ट रेट बनाने का एमनॉटिक फ्लूइड देन मोल्डिंग इसके बाद सर्वाइकल डायलेटेशन है कि नहीं वो निकालने का अलर्ट लाइन एक्शन है। फिर इसके बाद यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन एंड वीक कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्सीटोसिन ड्रॉप्स और मिनट। फिर इसके बाद ड्रग्स एंड आईवी फ्लूइड्स देना। Partograph, it is a composite graphical record of the data maternal and fetal during labor entered against time on a sheet of paper. तो सर्वाइकोग्राफ में जो है अलर्ट लाइन स्टार्ट एट 4 सेंटीमीटर ऑफ सर्वाइकल डायलेटेशन एंड एंड्स एट 10 सेंटीमीटर ऑफ डायलेटेशन। ओके, एक्शन लाइन इज ड्रॉन 4 hours राइट एंड पैरेलल टू द अलर्ट लाइन। तो एक्शन लाइन कैसे बनाना है 4 hours राइट टू द एक्शन लाइन। इन नॉर्मल लेबर सर्वाइकोग्राम दैट इज सर्वाइकल डायलेटेशन शुड आइदर बी ऑन द अलर्ट लाइन या फिर लेफ्ट ऑफ अलर्ट लाइन। तो अलर्ट लाइन के जो है उस पर होना चाहिए तो लेफ्ट ऑफ अलर्ट लाइन पे होना चाहिए। व्हेन इट फॉल्स इन द जोन 2 it is abnormal and needed to be critically assessed. When it falls on zone 3 it should be reassessed by a senior person and decisions to be made either for termination of labor that is cesarean section or augmentation of labor. तो components of partogram क्या क्या है कि patient identification, फिर उसके बाद time which is recorded, फिर 0 time for spontaneous labor is the time for admission of the labor ward and for induced labor is the time of induction. फिर fetal heart rate है recorded every 30 minutes. फिर state of membrane and color of liquor, to mark I for intact membrane, C for clear and M for meconium stain liquor. किधर है ये fetal heart rate के बाद state of membrane amniotic fluid में, C for clear, M for meconium stain liquor. फिर उसके बाद आता है cervical dilatation and descent of the head, cervical dilatation and descent of the head. फिर उसके बाद आता है uterine contractions. The squares in vertical column are shaded according to duration and density. So uterine contractions है and this. फिर उसके बाद आता है there is drugs and fluids. फिर उसके बाद blood pressure है recorded in vertical lines every 2 hours and pulse in every 10 minutes. ये pulse and blood pressure है. फिर उसके बाद there is oxytocin concentration in the upper box and dose and in the lower box. The urine analysis है temperature record है. अब advantages of partograph क्या क्या है कि a single sheet of paper can provide details of necessary information at a glance. There is no need to record labor events repeatedly. It can predict deviation from normal progress of the labor early, so appropriate steps can be taken in time. It facilitates handover procedure. Introduction to partogram in the management of labor has reduced the incidence of prolonged labor and cesarean section rate. There is improvement in maternal morbidity, perinatal morbidity and mortality. ओके, तो पार्टोग्राम इसको ठीक है हो गया है, क्वेश्चन भी आता है एंड इसके नोट्स मैं अभी नहीं बनाऊंगी बिकॉज हम अभी टू लेजी टू राइट समथिंग. आई कैन डू इंडक्शन ऑफ लेबर. बिशप स्कोर इम्पोर्टेंट है. बिशप्स मॉडिफाइड बिशप स्कोर. मॉडिफाइड बिशप स्कोर में देयर इज डायलेटेशन, इफेसमेंट, कंसिस्टेंसी, पोजीशन एंड स्टेशन हेड देते हैं. दिस इज मॉडिफाइड बिशप स्कोर. तो 0 1 2 3 है, डायलेटेशन क्लोज 1 to 2 3 to 4 + 5. तो उसके बाद इफेसमेंट है 0 to 30 40 to 50 60 to 70 मोर देन 80. तो उसके बाद कंसिस्टेंसी है फॉर मीडियम सॉफ्ट एंड डैश. तो उसके बाद पोजीशन इज पोस्टीरियर मिड लाइन एंटीरियर डैश. फिर हेड स्टेशन हेड में -3 -2 -1 0 +1 +2. टोटल स्कोर 13. फेवरेबल स्कोर. तो मॉडिफिकेशन में जो है रिप्लेसेस इफेसमेंट विद सर्वाइकल लेंथ इन सेंटीमीटर. तो अभी इफेसमेंट नहीं है करते अपन, सर्वाइकल लेंथ करते हैं. तो उसमें सर्वाइकल लेंथ मोर देन 4 2 to 4 1 to 2 एंड लेस देन 1.
ठीक है, तो ये दो चीज़ें लिखनी है। अब ये लिखना मीन्स चलो देन नॉर्मल एनसी केयर पड़ता है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल एनसी केयर, बेसिक्स ऑफ प्रेगनेंसी, एंटीनेटल केयर, इतना बता एंटीनेटल केयर, ठीक है। तो आइडल विजिट जो है 12 to 15 होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट विजिट 4 वीक से होना चाहिए, देन एक विजिट होना चाहिए 2 वीक्स के अंदर, देन एक विजिट पर वीक। मिनिमम नंबर ऑफ विजिट्स रिकमेंडेड बाय WHO इज 1 विजिट तो होना चाहिए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 विजिट, सेकंड में 2 विजिट, थर्ड में 5 विजिट। तो मिनिमम नंबर रिकमेंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज 4 विजिट्स ओनली। तो उसमें फर्स्ट विजिट विद इन 12 वीक्स, सेकंड 40 to 26, थर्ड 28 to 34, देन फोर्थ 36 वीक्स टू टॉप। फर्स्ट एंटीनेटल विजिट में जो है इन्वेस्टिगेशन करना है कि आरबीओ ब्लड ग्रुप, आरएच स्टेटस कैसा है, फर्स्ट टाइम जब वो आ रही है, ठीक है। तो आरएच नेगेटिव है तो चेक करना है कि हस्बैंड का आरएच स्टेटस क्या है। अगर पॉजिटिव है तो फिर इंडायरेक्ट पूम्स टेस्ट जो है वो करना है एट फर्स्ट विजिट एंड इट इज रिपीटेड एट 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। फिर उसके बाद सीबीसी करना है, हीमोग्लोबिन करना है, एसीओजी गाइडलाइंस है कि रिपीट एचबी टेस्टिंग एट 24 to 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है। इंडियन गाइडलाइंस इज रिपीट एचबी एट ऑल द 4 विजिट बाय डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर प्रोवाइडेड अंडर एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम। तो इस बाद यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी है, सारे ट्राइमेस्टर में करना है। हाई रिस्क फॉर एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया है, डायबिटीज, सिकल सेल एनीमिया, आल्सो डू यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी। तो इसके बाद HIV में जो है वो ऑप्ट आउट अप्रोच होता है, ऑन पेशेंट रिफ्यूजल टू टेस्ट में ही नहीं करना है, अदरवाइज सबका करना है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट उसकी अलीजा है एंड डायग्नोस्टिक एंड कंफर्मेटरी टेस्ट इज वेस्टर्न ब्लॉट। फिर हेपेटाइटिस बी एंटीजन टेस्टिंग है रिगार्डलेस ऑफ वैक्सीनेशन स्टेटस। फिर VDRL टेस्टिंग, किसके लिए थी VDRL? लेप्रेसी या टाइफाइड के लिए था, इसलिए मेरे को मेरा मुश्किल दिख रहा है, पता है मेरा, इसलिए मेरे को पढ़ाई की जरूरत है। तो इस बार जो डायबिटीज टेस्टिंग है एज पर डिप्सी गाइडलाइन, फर्स्ट टेस्ट फर्स्ट विजिट पे करना है, सेकंड 24 to 28 वीक ऑफ जेस्टेशन पे करना है। फिर उसके बाद ऑप्शनल इन्वेस्टिगेशन TSH अनएम्प्लॉयड स्क्रीनिंग है। फिर उसके बाद रुबेला ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग है, ठीक है। रुबेला की लाइव वैक्सीन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी में। द नेशनल गाइडलाइंस डज नॉट रिकमेंड रूटीन टॉर्च टेस्टिंग। कि ACOG रिकमेंडेशंस क्या है कि ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई टेस्टिंग इन ऑल प्रेग्नेंट फीमेल्स बिटवीन 35 to 37 वीक्स। सैंपल जो है वो रेक्टोवजाइनल स्वैब जो है वो लेना है। देन वैक्सीनेशन इज TD वैक्सीन, टिटेनस एंड डिप्थेरॉइड वैक्सीन जो लेना है। फर्स्ट विजिट फर्स्ट डोज दे देना है फर्स्ट विजिट पे एंड सेकंड जो है वो आफ्टर 4 वीक देना है। इफ प्रेग्नेंट फीमेल रिसीव कंप्लीट TD वैक्सीनेशन लास्ट ईयर देन ओनली TD का बूस्टर डोज देना है। तो टिटेनस प्लस डिप्थेरिया, तो TT नहीं देते हैं हम, TD देते हैं, टिटेनस एंड डिप्थेरिया। तो उसमें फर्स्ट डोज जो है वो फर्स्ट विजिट पे देना है, सेकंड जो है 4 वीक्स लेटर देना है। इफ वुमन हैज रिसीव्ड TT का डोसेस इन द लास्ट 4 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर्स में, तो फिर उसको TT का बूस्टर डोज देना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक Tdap भी होता है, उसमें टिटेनस, डिप्थेरिया प्लस एसिलर परट्यूसिस वैक्सीन होता है। तो उसमें सिंगल शॉट देना है बिटवीन 27 to 37 वीक्स में। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, तो हाई रिस्क फैक्टर्स में क्या क्या है कि एक्सट्रीम्स ऑफ द एज है, लेस देन 20 ईयर्स और मोर देन 35 ईयर्स, फिर HIV पॉजिटिव, HBS पॉजिटिव, सीवियर सिस्टमिक इलनेस है, अगर सीवियर एनीमिया है लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर, if hypothyroidism is present, multifetal pregnancy है, placenta previa, malpresentation, bad obstetric history, फिर preeclampsia and gestational diabetes mellitus है, फिर previous history of C-section है, any pregnancy complications है, तो ये होता है। ओके, तो इसके बाद आज पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में जो है ओनली 2 ही कलर्स होते हैं, ग्रीन मतलब नो रिस्क फैक्टर्स एंड रेड मतलब हाई रिस्क प्रेगनेंसी, दैट इज दी एडिशनल एंटीनेटल विजिट्स आर एडवाइस। तो अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो जनरली 4 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है, मिनिमम 4 है, बट इफ देयर इज एन हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो +3 कर सकते हैं। फिर अदर साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, दैट पेशेंट्स टू बी एडवाइज टू विजिट हॉस्पिटल इफ शी हैज और डेवलप्स फीवर, अगर मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस मोर देन 24 आवर्स के लिए रहा तो हॉस्पिटल आना है, ठीक है। फिर उसके बाद पर्सिस्टेंट वॉमिटिंग है, फिर हेडेक एंड ब्लरिंग ऑफ विजन, जनरलाइज्ड एडिमा, पफिंग ऑफ फेस है, डिस्चार्ज या फिर ब्लीडिंग फॉर वेजाइनली हो रहा है, एब्डोमिनल पेन है, डिक्रीज फीटल मूवमेंट्स है, फिर ब्रेथलेसनेस एट रेस्ट है। फिर फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो है वो टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स एंड टू प्रिवेंट रिकरेंस में देते हैं।
फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रिवेंट करना है एनटीडी के लिए तो 400 माइक्रोग्राम पर डे देते हैं, दैट इज प्रोफाइलैक्टिक डोज। इट इज गिवन टू ऑल द फीमेल्स, तो बिगिन एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर टू कंसेप्शन एंड कंटिन्यू करना है 3 मंथ आफ्टर कंसेप्शन। एंड अगर रिकरेंस ऑफ द एनटीडी प्रिवेंट करना है तो 4 mg पर डे, मिलीग्राम पर डे देते हैं टू ऑल द वुमेन हु हैज प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एनटीडी। इट बिगिन्स एट मोर देन 3 मंथ्स बिफोर कंसेप्शंस एंड कंटिन्यू करना है 3 मंथ आफ्टर कंसेप्शन। ठीक है, तो 2 चीज़ें, सबसे पहले टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स मोस्ट कॉमन है, तो 400 माइक्रोग्राम पर डे जो देना है वो सारे प्रेग्नेंट फीमेल्स को देते हैं। इट इज स्टार्टेड 1 मंथ प्रायर टू कंसेप्शन एंड कंटिन्यू करना है 3 मंथ्स आफ्टर कंसेप्शन। अगर पहले बच्चे को हो गया है एनटीडी एंड अभी प्रिवेंट करना है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का रिकरेंस प्रिवेंट करना है, तो उसमें क्या कर रहे हैं कि अपन फॉलिक एसिड देते हैं, इसमें 4 mg पर डे देते हैं एंड इट इज गिवन टू ऑल द वुमेन हु हैज हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड इट इज स्टार्टेड 3 मंथ्स बिफोर कंसेप्शन एंड इट इज कब तक देना है 3 मंथ्स आफ्टर कंसेप्शन तक। तो 2 चीज़ें हैं मेन जो याद रखना है, अगर पूछा तो फिर फॉलिक एसिड का डोज इज सबको 400 माइक्रोग्राम पर डे, इतना याद रखना, दैट इज द प्रोफाइलैक्टिक डोज। फिर आरडीए इन प्रेगनेंसी जो है 500 माइक्रोग्राम पर डे होता है। ठीक है, स्पेशल केसेस में डायबिटिक फीमेल्स में प्रोफाइलैक्टिक डोज 400 माइक्रोग्राम पर डे। पेशेंट्स ऑन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स में बिफोर कंसेप्शन 400 माइक्रोग्राम पर डे, आफ्टर कंसेप्शन 4 mg पर डे देना है। सिकल सेल एनीमिया में 5 ग्राम पर डे देना है। टू ट्रीट अगर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ट्रीट करना है तो 1 ग्राम पर डे देना है। फिर हाँ, उसके बाद 4 मंथ ऑनवर्ड्स जो है वो आयरन प्लस फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देते हैं आज पर अनीमिया मुक्त भारत। तो उसमें क्या है कि 60 mg एलिमेंटल आयरन प्लस 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड। ठीक है, अब 3 मंथ तक फॉलिक एसिड दे दिया, फिर उसके बाद आयरन फॉलिक एसिड देते हैं, तो 50 mg एलिमेंटल आयरन प्लस 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड। 60 mg एलिमेंटल आयरन प्लस 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड देना है, रेड कलर की टैबलेट होती है। देन 1 टैबलेट पर डे इज गिवन टू प्रिवेंट एनीमिया टू ऑल द प्रेग्नेंट फीमेल्स विदाउट एनीमिया। कंटिन्यू थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, दैट इज 180 डेज ऑफ प्रेगनेंसी एंड देन 180 डेज आफ्टर प्रेगनेंसी देना है टू रिप्लेनिश आयरन स्टोर्स को। तो इसके बाद 2 टैबलेट्स पर डे इज गिवन टू ट्रीट द एनीमिया इन प्रेग्नेंट फीमेल्स विद एनीमिया। तो सी अपन ने देखा कि फॉलिक एसिड जो है वो उसका प्रोफाइलैक्टिक डोज सारी वुमेन को दे रहे हैं अपन 400 माइक्रोग्राम पर डे दे रहे हैं। इट स्टार्टेड 1 मंथ प्रायर टू कंसेप्शन एंड टिल देना है 3 मंथ्स अंटिल कंसेप्शन। फिर उसके बाद जो है उसके बाद आयरन फॉलिक एसिड देते हैं, दैट इज एलिमेंटल आयरन 50 mg एलिमेंटल आयरन प्लस 60 mg एलिमेंटल आयरन प्लस 500 माइक्रोग्राम आयरन फॉलिक एसिड जो है ये साथ में देना है, रेड कलर की टैबलेट। प्रिवेंट करना है अगर एनीमिया अंडर एनीमिया मुक्त भारत, तो इट इज गिवन 1 टैबलेट पर डे 180 डेज ऑफ प्रेगनेंसी एंड देन 180 डेज आफ्टर द डिलीवरी फॉर टू रिप्लेनिश द आयरन स्टोर्स। ये प्रिवेंट करने के लिए अगर ट्रीट करना है एनीमिया तो फिर 2 टैबलेट्स पर डे देना है, 180 डेज इन द प्रेगनेंसी एंड 180 डेज आफ्टर द डिलीवरी। फिर उसके बाद असेसमेंट्स इन एंटीनेटल विजिट में इन ईच एंटीनेटल विजिट वेट देखना है, ब्लड प्रेशर देखना है, लुक फॉर पैथोलॉजिकल एडिमा, फिर यूट्राइन साइज एंड फंडल हाइट देखना है। तो उसका टेट करना है फीटल हार्ट साउंड, एक तो डॉपलर के साथ, दूसरा स्टेथोस्कोप के साथ। फिर यूरिन टेस्ट फॉर प्रोटीन एंड ग्लाइकोसोडिया। फिर उसके बाद 24 to 28 वीक्स में हीमोग्लोबिन परसेंटेज ऑफ हेमाटोक्रिट वैल्यू बाय एसीओजी गाइडलाइंस जो है, तो जीडीएम में बाय डिप्सी गाइडलाइंस एंड देन देयर इज इनडायरेक्ट होम टेस्ट एट 28 वीक्स। फिर न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी में जो है वो कैलोरी रिक्वायरमेंट देखना है, तो फीमेल नॉन प्रेग्नेंट है तो उसका रिक्वायरमेंट कितना होता है 1800 किलो कैलोरी। मॉडरेट वर्क करती है तो फिर 2100 किलो कैलोरी, हेवी वर्क करिए तो 2700 किलो कैलोरी। अब एडिशनल रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंसी कितना हो रहा है कि एवरेज प्लस 350 किलो कैलोरी पर डे देना है। T1 डज नॉट रिक्वायर एडिशनल कैलोरीज, नेशनल गाइडलाइन है कि T1 में प्लस 85 किलो कैलोरी पर डे, T2 में कि प्लस 280 किलो कैलोरी पर डे एंड T3 में प्लस 470 किलो कैलोरी पर डे। तो रिकमेंडेड वेट गेन कितना होता है नॉर्मल मिनिमम 12.5 kg, लो है तो 12.5 to 18 kg वेट गेन एंड ओबीज है तो 5 to 9 kg वेट गेन। Consequence of decreased weight gain is small for gestation baby and consequence for increase in weight gain is hypertension or PIH and microsomia, failed induction. The factors which are affecting weight gain in pregnancy is socio-economic status of the patient is directly proportional to weight gain. Then parity, जितनी ज़्यादा parity उतना कम weight gain होगा। Ethnicity affect करता है, pre-pregnancy weight is directly proportional to weight gain, ज़्यादा है तो ज़्यादा weight gain होगा, कम है तो कम weight gain होगा। Smoking it does not affect weight gain in pregnancy, okay? Then other nutrient requirements जो है कैल्शियम 1000 mg पर डे जो है वो देना है। फिर उसके बाद इट इज गिवन एज 2 टैबलेट्स फ्रॉम 4th मंथ ऑनवर्ड्स। मिनिमम ड्यूरेशन बिटवीन कैल्शियम एंड आयरन जो है डोसेज का 2 आवर्स होना चाहिए। आरडीए फॉर आयोडीन इज 250 माइक्रोग्राम। फिर प्रोटीन एवरेज एडिशनल रिक्वायरमेंट इज 45 ग्राम पर डे। स्पेसिफिकली T1 में कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, T2 में 10 ग्राम पर डे है, T3 में 20 ग्राम पर डे। अब वैक्सीन जो है प्रेगनेंसी में लाइफ वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, किल वैक्सीन दे आर नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो मिनिमम पीरियड बिटवीन प्रेगनेंसी फॉर सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लाइफ वैक्सीन इज 1 मंथ, लेस देन 1 मंथ इट इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर MTP।
तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड वैक्सीन MMR है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, BCG, HPV। फिर सेफ वैक्सीन इज हेब्बी, फिर निमोकोकस, मेनिंगोकोकस, चिकन पॉक्स दे सकते हैं, इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, T1 में दे सकते हैं। गिवन इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, अगर एंडेमिक एरिया में ट्रैवल कर ही रहे हैं तो पोलियो एंड येलो फीवर वैक्सीन देना है। फिर एयर ट्रैवल इट इज सेफ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, नॉट रिकमेंडेड आफ्टर 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बिकॉज एविएशन रेस्ट्रिक्शन होता है। देन फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो 30 to 45 मिनट्स वॉकिंग पर डे रिकमेंडेड इन ऑल प्रेग्नेंट वुमेन में होता है। सीवियर फिजिकल एक्सरसाइज कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है PIH कार्डियक डिजीज में, पेशेंट हु आर एट रिस्क ऑफ प्रीटर्म लेबर एंड प्लासेंटा प्रीविया में। फिर उसके बाद नॉजिया एंड वॉमिटिंग प्रेगनेंसी, उसको मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं। रीजन क्या है? HCG प्लस ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, इट कैन बी सीन एट एनी टाइम ऑफ द डे। पीक जो है 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे होता है ड्यू टू ECG का पीक एंड इट सबसाइड बाय 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, तो 10 to 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे होता है। मैनेजमेंट इज डाइटरी मॉडिफिकेशंस करना है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील एंड अवॉइड स्पाइसी एंड पार्टी फूड। फिर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? इज पायरोक्सिन है 10 mg एंड डॉक्सिलामाइन है 10 mg। फिर कोएंजाइम्स इन फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म, तो पायरोक्सिन या प्लस डॉक्सिलामाइन। इफ नो रिलीफ देन मेटोक्लोप्रोमाइड एंड प्रोमिथाजीन है। लास्ट रिजॉर्ट इज ऑन्डेंसेट्रॉन ओरल। फिर हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम इज persistent vomiting due to persistent vomiting which is associated with weight loss of more than 5% of pre-pregnancy weight and then ketonuria. It interfere with the quality of the life of the patient. तो increase HCG की वजह से हो सकता है twin pregnancy में, मोला pregnancy में जो है वो दिखता है। Risk factor increase risk in priming gravida है, with female fetus में ज़्यादा दिखता है, high socio-economic status में, young females में। Investigation is performed USG to exclude twin या फिर मोला pregnancy. The previous history of hyperemesis gravidarum है, migraine है, मोशन सिकनेस तो है मुझे, पॉसिबल एसोसिएशन विद H. pylori एंड देन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। तो इसके बाद कॉम्प्लिकेशन डिहाइड्रेशन हो सकता है, कीटोनुरिया है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस है, हाइपोनाइट्रेमिया, हाइपोकैलेमिया है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, मेलोडिस्टियर, देन विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन K एंड थायमिन है, वन केस इंसेफेलोपैथी। मैनेजमेंट ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम में IV फ्लूइड फॉर डिहाइड्रेशन देना है, थायमिन सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं, करेक्ट करना इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, H2 एंटागोनिस्ट है, रानिटिडीन और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर टू प्रिवेंट एसिड रिफ्लक्स। फिर एंटीएमेटिक्स है, अगर इफ देयर इज नो हाइपोवोलेमिया तो ओरल ड्रग्स कैन बी गिवन, दैट इज डायमन हाइड्रीनेट, इफ नो रिस्पॉन्स मेटोक्लोप्रोमाइड, इफ नो रिस्पॉन्स ऑन्डेंसेट्रॉन। हाइपोवोलेमिया प्रेजेंट मोर देन 10 वीक्स है तो फिर IV ऑन्डेंसेट्रॉन है, बिकॉज इट मे लीड टू क्लेफ्ट पैलेट इफ एडमिनिस्टर्ड लेस देन 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। एंड लेस देन 10 वीक्स है तो कॉम्बिनेशन ऑफ IV ड्रग्स। इफ एवर आई गॉट प्रेग्नेंट देन आई कांट हैव ऑन्डेंसेट्रॉन, क्योंकि उससे क्लेफ्ट पैलेट या फिर क्लेफ्ट लिप हो सकता है अगर मैंने 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अंदर खाया। For assessment of severity of hyperemesis gravidarum is 4 to 6 mild, 10 to 12 moderate, more than 13 severe. फिर other elements in pregnancy में supine hypotension syndrome है, symptoms is dizziness, lightheadedness on light supine, usually late T3 में, first sign is maternal tachycardia। तो pressure on gravity uterus on inferior vena cava in superior position पे होता है, तो decrease venous return की वजह से decrease cardiac output है, तो maternal hypotension होगा, it may cause fetal distress, so management is lying left lateral position में। फिर वेरिकोज वेन है, प्रेजेंटेशन लोअर लिम्स में होता है, बल्बल वेरिकोसिटीज एंड हेमोरॉइड्स में होता है। पैथोफिजियोलॉजी इंक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से फीमोरल वीनस प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू प्रेशर बाय ग्रेविटी यूट्रस, तो इंक्रीज वैस्कुलर रेजिस्टेंस होगा, तो फिर प्रोजेस्टेरॉन देना है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्सेंट है। मैनेजमेंट में वेरिकोज वेन्स में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, अवॉइड स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, कंप्रेशन स्टॉकिंग यूज करना है, एलिवेट लोअर लिम्स व्हाइल रेस्टिंग, लाई लेफ्ट लैटरल पोजीशन, नो मेडिकल सर्जिकल डन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर हेमोरॉइड्स है जो इंक्रीज फाइबर एंड फ्लूइड इनटेक, लोकल एनेस्थेटिक जेल्स एंटी इंफ्लेमेटरी फॉर पेन। फिर वल्बल वेरिकोसिटीज जो है वो वल्बल कंप्रेशन देना है। फिर लेग क्रैम्प्स में कॉजेज ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड है एंड डिक्रीज मैग्नीशियम लेवल। फिर प्रिवेंशन में मसाज है, हॉट शावर बिफोर गोइंग टू बेड, इंप्रूव हाइड्रेशन, फिर एक्सटेंड नी एंड डॉर्सीफ्लेक्स द टोज ड्यूरिंग क्रैम्प्स। ओह, लेग क्रैम्प्स में एक्सटेंड करना है नी एंड डॉर्सीफ्लेक्स द टोज। फिर कार्पल टनल सिंड्रोम में नमनेस एंड टिंगलिंग इन थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व। सो कार्पल टनल सिंड्रोम में देयर इज नमनेस एंड टिंगलिंग ऑफ थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द मीडियन नर्व होता है। मैनेजमेंट सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है, अप्लाई रिस्क स्प्रिंट है, अवॉइड कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन एंड सर्जरी। फिर बेल्स पाल्सी में जो है कॉजेज पेरिन्यूरल एडिमा, हाइपरकोजिबिलिटी, इम्यूनोकम्प्रेशन है, इम्यूनोसप्रेशन सॉरी। देन मैनेजमेंट में शॉर्ट टर्म ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ट्रीटमेंट, इट इज अवॉइडेड ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस बिकॉज इट कॉजेज क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट। एंड देन बैक एक है तो लैक्सिटी ऑफ द जॉइंट की वजह से हो रहा है, ईस्ट्रोजन रिलैक्सिन, वेट गेन की वजह से, फॉल्टी पोस्चर, हाइपर लॉर्डोसिस की वजह से होता है। मैनेजमेंट में करेक्शन ऑफ पोस्चर, एलिवेट लोअर लिम्ब व्हाइल रेस्टिंग, यूज ऑफ हार्ड बेड, बैक मसाज एंड एनाल्जेसिक्स का यूज करना है। सो आई एम डन विथ एंटीनेटल केयर। तो मैंने पढ़ा पार्टोग्राम, पढ़ा बिशप स्कोर, पढ़ा एंड आई डिड दिस आज एंटीनेटल केयर। एंड सुबह मैंने परप्यूरल पायरेक्सिया, परप्यूरल सेप्सिस, कॉम्प्लिकेशंस इन परप्यूरियम, ये सब किया। आज के लिए ऑप्स काफ़ी है। ऑप्स में कल आई विल डू पार्टोग्राम के नोट्स एंड इंडक्शन ऑफ लेबर, बिशप स्कोर, वो सब उसके लिख लूँगी मैं शॉर्ट में, जितना भी याद रखना है। ओके, अब ऑप्स पता नहीं आगे क्या करना है, बट ऑप्स को रख देती हूँ मैं। आई जस्ट आई एम नॉट डूइंग ऑप्स आज के दिन के लिए। आई एम सैटिस्फाइड दिस।
एंड टाइम हुआ है, इट्स 6 o'clock. बाय.